हेलो एवरीवन, दिस इज अनीसा और हमारे साथ हैं डॉक्टर कमर शीमा। आज हम बात करेंगे हाल ही में जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का इंडिया का विजिट हुआ है उसके बारे में, और इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात हैं उनके बारे में। सबसे पहले मैं डॉक्टर कमर शीमा से पूछना चाहूँ कि सर, आप इस ओवरऑल टाइमलाइन को कैसे देखते हैं कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनका इजराइल का विजिट होता है, उस द वेरी नेक्स्ट डे जो है जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो आते हैं इंडिया में, और उसके साथ साथ जो वॉर है ईरान में वो भी स्टार्ट हो जाती है। आप इस सारी सिचुएशन को, इस टाइमलाइन को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो सवाल है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट पहले ही अनाउंस था। अब एक तो ये बात है। हाँ, ये ज़रूर सवाल है कि नरेंद्र मोदी साहब को पता था कि जैसे ही वो इज़राइल से बाहर निकलेंगे तो जंग शुरू हो जाएगी। क्या उनको बताया गया था या नहीं बताया गया था? लेकिन उनके जाने के 24 घंटे बाद मेरा ख़्याल है वो अभी उन्होंने एक रात पहुँचे हैं, आज की रात वो पहुँचे हैं इंडिया के अंदर और सुबह इज़राइल ने हमले शुरू कर दिए हैं अमेरिका के साथ मिलके। तो इट मीन्स कि दे वर ऑल सेट और जो कुछ प्लानिंग थी वो उस प्लानिंग पे बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल थी और एक तो ये चीज़ है। कनाडा जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो। आपको पता है कि पिछली गवर्नमेंट के अंदर जब कनाडा ने इंडिया के ऊपर कहा कि आप ने हमारे एक शख्स को असैसिनेट किया है। अब मसला ये है कि ताल्लुकात तो ख़राब हो गए। उस वक़्त की अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि इंडियंस हमारे मुल्क में भी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में इन्वॉल्व हैं, आपके यहाँ भी है, तो आपको ज़रा इसको थोड़ा-सा टेक अप करते हैं। इन्होंने इंडिया से टेक अप किया, हालात ख़राब हो गए। अब मसला ये बना कि जब ट्रम्प साहब आए, उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू कर दी। जब उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू की, तो जो अमेरिका के इत्तेहादी थे, वो परेशान हो गए और जो इंडिया कनाडा ताल्लुकात थे वो भी बेहतर होना शुरू हो गए। और ये बर्फ तब पिघली जब मार्क कार्ने ये जब इलेक्शन जीत के पावर में आए और बेसिकली ये एंटी ट्रम्प थे और पावर में आते ही इन्होंने जब G7 का एक इजलास हुआ कनाडा के अंदर, तो वहां पे इन्होंने नरेंद्र मोदी को बुला लिया। तो उन्होंने कहा जी कि हमारा ताल्लुक जो था वो तो था उससे जो अमेरिका की वजह से खराब हुआ था और हम नहीं चाहते कि हमारे इंडिया से ताल्लुकात खराब हों। और G7 पे नरेंद्र मोदी को पहले भी बुलाया गया है, तो मैं उस रस्म को क्यों खराब करूं। अब फ्रांस के अंदर G7 हो रही है मेरा ख्याल है इस साल, तो नरेंद्र मोदी वहां भी इनवाइटेड है, इंडिया इनवाइटेड है। तो उन्होंने बेसिकली इनको बुला के बर्फ पिघलाई। और दूसरा क्या, दो चीजें हुई। इंडियंस बार बार एक ही चीज कह रहे थे कि भाई हमें जो है वो ये जो 6 सेपरेटिस्ट हैं इनके खिलाफ एक्शन लें। कनाडा कहता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन असल चीज ये है कि जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने कनाडा और इंडिया को करीब कर दिया। ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिए इंडिया के ऊपर भी, कनाडा के ऊपर भी, और आखिर में कनेडियंस को चाहिए मार्केट, और वो इस मार्केट के लिए इंडिया पहुंच गए हैं। और कहा जा रहा है कि जो ये जो दौरा था जो जिसको हम बिल्कुल डिस्कस नहीं कर सके हम बिकॉज ये जंग की वजह से, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है 2026 के एंड तक होने जा रहा है। और ये एक समझ लें ये एक चीज है। और इंडिया जो है वो यूरेनियम सप्लाई लेगा कनाडा से, जो कि तकरीबन $2.6 बिलियन की। इंडिया फॉर लॉन्ग वर्कड ऑन क्लीन एनर्जी। इंडिया क्लीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है कि हमें फॉसल फ्यूल से पीछे हटना है और क्लीन एनर्जी के करीब जाना है। तो एक तो ये चीज भी जहन में रखें कि ये इस तरह की है। बहुत सारी डील्स और एमओयूज हुए हैं एजुकेशन के ऊपर, मोबिलिटी के ऊपर, इन चीजों के ऊपर। बेसिकली ये जो दौरा था दैट वाज बेसिकली एक प्रैग्मेटिज्म को लेके आना था और रीसेट करना था ताल्लुकात को, जो 2023 में मामलात खराब हुए थे उन चीज़ों को। और लास्ट टाइम जो एक बायलैटरल विजिट हुआ था वो 2018 में हुआ था। 2023 में आई थिंक इंडिया ने G20 कराई थी, तब कनेडियन प्राइम मिनिस्टर आए थे। तो ये एक दैट इज एन इरा, दैट इज इम्पोर्टेंट, वो एक चीज उस वक्त थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो कोई चीजें नहीं, लेकिन अब चीजें स्टेबलाइज होना शुरू हुई हैं। अब सुनने में आया है कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि यूरेनियम के हवाले से चीज़ें जो हैं वो हुई हैं कि इंडिया जो है वो यूरेनियम बाय करेगा, क्योंकि इंडिया को इस चीज़ का है कि हमने
ये यूरेनियम इसलिए लेनी है ताकि हम अपने मुल्क के अंदर फॉसिल फ्यूल से जान छुड़ा सकें, वो इसके लिए चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर मार्क कार्ने कहा था कि देयर इज अ रप्चर इन द वर्ल्ड ऑर्डर, और जो मिडिल पावर्स हैं दे नीड टू एक्ट बिकॉज इफ वी आर नॉट ऑन द टेबल वी आर ऑन द मेन्यू। तो बेसिकली इंडिया भी मिडिल पावर है, जो कनाडा है वो भी मिडिल पावर है, और ये इसलिए वो कह रहे हैं कि वी हैव टू एक्ट, वी हैव टू बी ऑन द टेबल, अदरवाइज हमें सबको कुर्बान कर दिया जाएगा। तो ये एक जिसे वो कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के हवाले से होगा, ये वो करने जा रहे हैं। सो बेसिकली द बोथ कंट्रीज आर वर्किंग टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स बाय $50 बिलियन बाय 2030। और तो ये एक मेरे ख्याल अभी को 10 से 1 अरब डॉलर पे चीज़ें जो हैं वो हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आप समझ लें कि डेवलपमेंट इस सेंस में हुई है कि जो दोनों मुल्क हैं वो समझते हैं कि हमारा जो मेन टारगेट है, जो मेन चीज़ हमें करनी है, वो करना है कारोबार। बिकॉज कारोबार अगर हमने ना किया तो वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन कि हम अपनी जो अपनी मार्केट जो है वो बढ़ा सकें। तो बेसिकली ये कारोबार करना चाहते हैं। बेसिकली ये सारे ट्रम्प साहब के डसे हुए हैं। ट्रम्प साहब ने इन सब की छुट्टी करा दी है कि ये इनको मार्केट डिनाई की है, इनके ऊपर टैरिफ लगाए हैं। तो ये समझते हैं कि अब जो हमारी डिपेंडेंस अमेरिका के ऊपर होती थी वो, और इंडिया का ये है कि इंडिया को ने तो अपनी लेबर भेजनी है, इंडिया ने तो अपने लोगों को भेजना है, बिकॉज इंडियंस आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि हमारे लोग जो हैं वो कनाडा जाएं। और वैसे भी बड़ी तादाद में इंडियंस जो है वो कनाडा में मौजूद हैं, लेकिन इंडियंस वो जो कनाडा में मौजूद हैं उनको वो समझते हैं कि ये सारे के सारे सिख अवाम वहाँ पहुंची हुई है, वो उसकी प्रेजेंस जो है ना वो समझते हैं कि ये कोई इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये हमारी बात भी नहीं मानते और वहाँ पे सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स भी बनते हैं और इस तरह की चीज़ें। तो बहरहाल ये मोदी साहब ने उनको इनवाइट किया, वो वहाँ पहुँच गए। नया रोड मैप अब तैयार हुआ है, ठीक है, और स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। ये बेसिकली ये ज़हन में रखिएगा कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा इस वक्त मसला एनर्जी है। अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दी हैं, रशिया से तेल नहीं ले सकते। मिडल ईस्ट में इस वक्त जंग चल रही है, तेल की सप्लाई रुकेगी। कनाडा से महंगी पड़ती है, लेकिन कनाडा से वो बहुत कुछ ऐसा लेना चाहते हैं जिससे वो एनर्जी ट्रेड। इंडिया के देखिए 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है। A country with a 1.4 billion population, which has industry, which wants to export, which is working on manufacturing, it actually is working कि हमें किसी न किसी तरह एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट होना है। तो ये चीज़ जो है वो हमें नज़र आती है। लेट्स सी कि कितना एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, लेकिन इस दौरे की वजह से एक लार्जर कोऑपरेशन, भले वो क्लीन एनर्जी में हो, वो क्रिटिकल मिनरल्स कोऑपरेशन हो, वो क्लाइमेट में हो या इन चीज़ों में हो, तो वो एक चीज़ें जो है वो करते हैं। इंडियंस को बड़ा शौक है ये कहने का जी कि हम तो वन फैमिली हैं और वो हैं, और इसी तरह क्योंकि अमेरिका ने इन तमाम मुल्कों को बताया इंडिया डेमोक्रेसी है। अब हालांकि इंडियंस जो हैं जब वो व्हेन दे कम क्लोजर टू इंडिया तो दे हैव अ व्यू कि यार ये जो है ना ये अपनी मर्जी करते हैं। इंडियंस की डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी नहीं है जो हम समझते हैं, ये वो डेमोक्रेसी नहीं है जो हम समझते हैं, ये एक और डेमोक्रेसी है। दिस इज अ डेमोक्रेसी विद द characteristics of Hindu nationalism. This is not a democracy which is a liberal democracy, because at the end of the day, ये जो liberal democracy है, it's not what is many people in India understand, because liberal democracy में you have to divorce religion from politics. But in this case ये चीज़ नहीं है। हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे हम हैं यहाँ पे, सो वी हैव टू, या वी कॉल इट एज ए प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है यहाँ पे वो डेमोक्रेसीज नहीं है जो वेस्ट के अंदर हैं कि ये बात हो गई है तो रिज़ाइन कर दो, मोरालिटीज़ बहुत हाई हैं, अखलाकियात पे बड़ा फोकस होता है। यहाँ पे प्रोसीजरल डेमोक्रेसी चलती है, मतलब इट्स लाइक आप काम करते रहते हैं, बस चीज़ें थोड़ा बहुत चलती रहती हैं। तो ये यस।
ये अच्छा सर, सवाल है। जैसे आपने बात की कि अभी जो इस विजिट था इसमें डिफरेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, हमने डिफरेंट देखे हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो सर हम्म। आप क्या समझते हैं, अगर हम देखें तो इस विजिट को कनाडा में हाईली क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि एक जो इंडिया को समझा जाता था कि वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है उनके लिए, तो वो जो एक विजिट था उसको हाईली क्रिटिसाइज किया है। तो आपको क्या लगता है कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ट्रेड को सिक्योरिटी के ऊपर? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये भी अच्छा सवाल है। ये इसलिए है कि जो अपोजिशन है, ठीक है, वो ये समझती है कनाडा के अंदर कि ये जो इंडिया है, इसने तो हमारी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज किया। इसने ये चीज एस्टैब्लिश हुई उस वक्त का। मुझे याद है कि जब जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट के अंदर चीजें डिस्कस की, तो पियर पोलिवियर जो थे, ही वाज एन ऑपोजिशन लीडर इन कनाडा, एंड ही रेज्ड अ वॉइस विद द गवर्नमेंट। उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलके कहा जी कि सिंस दिस इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू, since the Canadian Prime Minister is speaking in the Parliament on this, so we have to admit and accept this. So that's why they are criticizing it. And at the same time, वो समझते हैं कि the Indians have not apologized, Indians have not made us very clear कि उनका क्या मौकफ है। rather इंडिया बेनिफिट लेना चाहता है हमसे, तो हमें थोड़ा सा इस चीज पर वर्क करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक ये पॉइंट है, सही है कि ये इस हवाले से। लेकिन जैसे वो कहेंगे ना, ये ऐसी चीज नहीं है कि हम जो है ना वो बहुत ज्यादा वो इससे हो जाएं। मुझे लगता है ये है कि कहीं ना कहीं पे ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें कनाडा और इंडिया के पास ऑप्शंस नहीं है। दोनों मुल्कों के पास कोई ऑप्शंस नहीं है। दोनों मुल्कों ने ही जिसे वो कहते हैं ना, ये फैसला किया है कि हमें मिल के काम करने की ज़रूरत है। और अगर ये दोनों मुल्क जो हैं नहीं मिल के काम करते तो दोनों को नुकसान होगा। तो ये पॉइंट जो है, ये मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि इंडियंस के ऊपर कनाडा ने, इंडियंस क्या चाहते हैं? इंडियंस चाहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब कैनेडियंस भी चाहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया ने, क्योंकि अच्छा, अब जितने भी ये फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस वाले ममालिक हैं, पर्टिकुलरली न्यूजीलैंड और बाकी जो हैं, उन सब ने तो शुरू कर लिया हुआ है, क्या उसे बोलते हैं, इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया हुआ है। तो दे बिलीव के इंडियन समझते हैं कि हमें भी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इनके साथ करना चाहिए। एंड दे आर वेरी मच ऑल सेट फॉर दिस कि हाँ जी, हम ये एग्रीमेंट जो है वो कर सकते हैं। और कनेडियंस को ये है कि हमें वी शुड स्टैंड फॉर अ प्रिंसिपल विच वी टुक, एंड दैट प्रिंसिपल वाज कि हमें हर कीमत पे जो इंडिया की जो अप्रोच थी, उसको हमें कंडेम करना है, कि उसने हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत क्यों की। और उस वक्त मुझे याद है कि ये जो फाइव आइज में जो बाकी ममालिक थे, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने भी आवाज़ तो बुलंद की थी। लेकिन सिंस एवरीबॉडी कॉन्सिडर्स इंडिया एज अ मार्केट, इंडियंस ब्रैक करते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, आपको सबकी ज़रूरत है। जैसे कैनेडियंस क्यों भागे आए हैं? बिकॉज यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी अमेरिका ने सैंक्शंस की, टैरिफ लगाए, और वो कहते हैं कि अच्छा ये चीज़ है तो फिर जो ये जो टैरिफ है ये हमारे ऊपर लगने हैं, तो ठीक है, फिर हम इस तरह चीज़ें जो हैं वो करते हैं। तो दैट इज़, आई थिंक, दैट इज़ द पॉइंट व्हिच इज़ माय सेंस कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। जी। अच्छा सर, मैं आपसे क्विकली एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप जो ईरान वॉर हो रही है, उसमें आप कैसे देखते हैं कि जो कनाडा के जो रिलेशन है, जो इज़राइल के साथ, यूनाइटेड स्टेट के साथ, और फिर जो इंडिया के जो रिलेशन है उसके साथ, बल्कि आज तो कनाडा से वो जो एक स्टेटमेंट भी आई है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की, कि वो उन्होंने कहा है कि इट्स अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, जो यूनाइटेड स्टेट्स और इज़राइल ने जो अटैक किया है ईरान पे। तो आप क्या देखते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं कि दोनों स्टेट्स के जो रिस्पॉन्स है इस पे, वो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सिंपल सी बात है, कनाडा ने पहले कहा हम अमेरिका के साथ हैं, बाद में कहा हम कंडेम करते हैं। देखिए, उनको, कनाडा को समझ आ गई है कि यूरोपियन यूनियन और बरतानिया, इन्होंने भी अमेरिका का साथ नहीं दिया इस जंग के अंदर, एंड दे आर कंसिडरिंग दिस इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो मेरा ख्याल है इसको इस एंगल से सारे देख रहे हैं कि ये वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की, और हमें इसमें नहीं जाना चाहिए।
तो मैं समझता हूँ कि और जैसे इन्होंने ये पहले भी कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर में रप्चर है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने, तो इट मीन्स के दे आर वेरी मच इनटू दिस कि हाँ जी, हमें इस चीज़ को समझना है कि चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी। सो इसलिए वो मुखालफत कर रहे हैं कि अमेरिका का हम इस चीज़ में साथ नहीं दे सकते बिकॉज़ यूएन चार्टर साथ नहीं। जी। जी सर, थैंक यू सर। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। देखना ये है कि ये जो कॉपरेशन है ये कितनी इफेक्टिव होती है, और जो दोनों स्टेट है उनका फर्दर जो ये ईरान वॉर है उसमें चलते हुए उनका क्या रिस्पॉन्स होगा। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग।